Hello and welcome again to Career on Track. Today we are going to learn 5 mistakes you need to avoid while solving haloalkanes and haloarenes question. नीट का एग्ज़ाम एकदम सर पे है तो ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं. लेट्स जस्ट स्ट्रेट अप जंप ऑन टू द टॉपिक. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या आप नॉमनक्लेचर में क्या गलती कर सकते हो? देखो, हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स में ना नॉमनक्लेचर में बहुत ज़्यादा चांसेस है जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड का क्वेश्चन आ जाए. तो इसीलिए इनकी नेमिंग पता होनी चाहिए और इनकी कॉमन नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग सब दे रखी है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं एनसीईआरटी से एज इट इज़ डेटा उठा के लाई हूँ. पहले तो इस कंपाउंड को देखो और ऑब्जर्व करो. यहाँ पे सेम कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कार्बन की मेन चेन में इन टोटल 2 कार्बन है, तो मुझे पता है वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ. सेम कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इथिलीडीन क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का. और वहीं पर अगर मैं इस कंपाउंड में आ जाऊँ तो यहाँ पे देखो, कार्बन की मेन चेन में 2 कार्बन तो है, बट इस स्पीसीज़ को वैसे भी सुना होगा आपने कि इथिलीन बोला जाता है, इथिलीन. और फिर आगे आ जाएगा डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन तो है ही. विसिनल डाइहैलाइड को मैं ऐसे याद रखती हूँ कि मान लो वहाँ वहाँ, अब ये कहाँ कहाँ बेफालतू में मत पूछना, नज़रों के सामने ही है. दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है, आगे पीछे एडजेसेंट कार्बन है, उन्हीं पे ही क्लोरीन आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो मैं इसको वहाँ वहाँ से याद रखती हूँ, विसिनल डाइहैलाइड. अब इनका आईयूपीएससी नेम बात हो जाए तो ये तो ऑब्वियसली ये तो बच्चों वाली चीज़ है, इतना पढ़ चुके हो तो बच्चों वाली चीज़ है. जेमिनल डाइहैलाइड है तो इसलिए क्योंकि दोनों सेम कार्बन पे है तो 1,1 आ रही है पोजीशन. और यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड में दोनों अलग अलग कार्बन पे है, इसलिए 1,2 आ रही है पोजीशन. ऑब्वियस थिंग. अब एक और चीज़ क्या हो सकती है ना जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, अलाइलिक हलाइड और विनाइलिक हलाइड. अलाइलिक हलाइड क्या होते हैं ना, मान लो कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में जो अलग से कार्बन होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें जब हलाइड आके जुड़ जाए तो उसे बोला जाएगा अलाइलिक हलाइड, ठीक है. डबल बॉन्ड के साइड में जो अलग से कार्बन है उस पे हलाइड आके जुड़ जाए तो बोला जाएगा अलाइलिक हलाइड. वहीं पे अगर मान लो एक कोई डबल बॉन्ड दिया गया है, उसमें डबल बॉन्ड के ही कार्बन पे वहीं पर आके अगर हलाइड जुड़ जाए उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे तो उसे बोल दिया जाएगा विनाइलिक हलाइड, ठीक है. अलाइलिक हलाइड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के साइड में जो अलग से कार्बन है वहाँ पे आके जुड़ रहा है हलाइड. और विनाइलिक हलाइड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के वहीं पर ही उसी कार्बन पे ही हलाइड आके अटैक कर रहा है, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. अब सेकेंड थिंग आ जाती है प्रिपरेशन से कैसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं. मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, और उसको आपको हेलोजन की एक स्पीशीज़ भी दी गई जो कि उसके साथ रिएक्ट कर रही है. अब बात आ जाएगी कि आप कौन सी कंडीशंस में रिएक्ट करवा रहे हो. अगर आप कंडीशन बदल दोगे ना तो मतलब कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट बदल गया तो फिर प्रोडक्ट भी बदल जाएगा. जैसे ये 2 तरीके देखो, यहाँ पे आपने एक कंपाउंड लिया गया, एक रिएक्टेंट लिया गया है और उसको रिएक्ट करवाया Cl2 से. जब आपने सनलाइट में रिएक्ट करवाया ना तो याद रखो, सनलाइट में, हीट में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो फ्री रेडिकल अगर फॉर्म होगा तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो फ्री रेडिकल बनेगा नहीं. डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर फ्री रेडिकल आ गया तो वो बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज़ हो जाती है. वहीं पे अगर डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में जो कार्बन है उस पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ होती है. क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी. इसलिए यहाँ पे रिएक्शन में इन बिटवीन इंटरमीडिएट में ना फ्री रेडिकल बना था इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, इसलिए यहाँ पे अलाइलिक वाली पोजीशन पे क्लोरीन आके जुड़ गए. वहीं पे अगर मैं Cl2 को CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ तो ये क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है. ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे आयंस में बंटवा देगा. और देखो, इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. मतलब कि पहले जो स्पीशीज़ जाके रिएक्ट कर रही है वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि डबल बॉन्ड पे जाके अटैक किया होगा Cl पॉजिटिव ने, और फिर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो होती है एक साइक्लोहेलोनियम आयन स्पीशीज़. हाँ, ये ना 11th की एनसीईआरटी में मेंशन है कि एक साइक्लोहेलोनियम आयन स्पीशीज़ फॉर्म होती है इंटरमीडिएट, और फिर जाके एंड प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और मेन चीज़ जो देखनी है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जाके जुड़े हैं क्लोरीन, ठीक है. अब अलग से जो प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम फॉस्फोरस हलाइड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है. मान लो आपने अल्कोहल ली और PX3 को रिएक्ट करवाया उससे, तो हमें अपना हेलोअल्केन तो मिल ही जाता है, बट ये जो साइड प्रोडक्ट है ना इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और आया हुआ है इनफैक्ट. अभी थिंक 2023 में आया था
साइड प्रोडक्ट इस केस में बनता है H3PO3। इस एसिड का नाम मुझे याद नहीं, मतलब हाइपोफोस्फोरस होता है या फोस्फोरिक होता है, देख लेना, नाम भी देख लेना, ठीक है, नाम भी बहुत ज़रूरी होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है नाम लिख के पूछे। मैं बता दूं, ये लिखने का तरीका ऐसा डराने के लिए नहीं है, इट्स ओनली देयर टू मेक योर वर्क इवन ईजियर। कि फंडामेंटल तो वही है कि एक अल्कोहल रिएक्ट करिए PX5 के साथ, बट जब हम इस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए इंटरप्रेट करना आसान हो रहा है कि एक तो स्पीशीज़ बन रही है RX, एक बन रही है POX3 और एक बन रही है HX। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप नॉर्मल वे से भी कर लो, ROX प्लस PX5, उसमें एक साइड प्रोडक्ट बनेगा POX3, चाहे ऐसे याद रख लो। अब आ जाती है एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि बेस्ट मेथड क्या है प्रिपरेशन का हेलो अल्कीन्स की। देखो, बेस्ट मेथड वो वाला होता है जब थायोनाइल क्लोराइड यूज़ होता है। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, वैसे होता है SOCl2। ये बेस्ट क्यों है, मैं क्यों मेथड गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना हेलो अल्केन तो मिल जाता है, बट जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सारे गैशियस फॉर्म में होते हैं। SO2 और HCl साइड प्रोडक्ट्स होते हैं और दोनों गैशियस फॉर्म में होते हैं, तो वो तो उड़ जाते हैं। तो रिएक्शन में जो स्पीशीज़ बचती है वो हमारा हेलो अल्केन होता है तमीज़ से। अब ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन। मान लो तुम्हें कोई हेलोल्केन दे रखा है और तुम्हें उसको एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NOH में से गो थ्रू करवाया, तो जब एल्कोहलिक KOH का यूज़ हो रहा है ना, मतलब कि अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एल्कोहलिक से अल्कीन, इतना याद रख लो, बाकी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। वहीं पे अगर आपको एक हेलोल्केन दे दिया और ज़रा सा, बस ज़रा सा चीज़ किया आपने कि आपने एक्वस KOH कर दिया या फिर एक्वस NOH कर दिया, तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन नहीं होगी, ना 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 ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, एल्कोहलिक जब यूज़ हो रहा है मीडियम तो अल्कीन बन रहा है, बाकी फिर अपने आप याद हो जाएगा कि एक्वस जब मीडियम था तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो, SN1 और SN2 में मतलब लाइक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग है। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 बायमोलिकुलर रिएक्शन है। क्योंकि SN1 में वो क्या कहते हैं, रेट सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, जबकि SN2 में रेट दोनों कंपाउंड्स पे डिपेंड कर रही होती है। मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए था, मैंने जल्दी जल्दी में शो नहीं किया होगा, अभी याद आ रहा है, सॉरी। SN1 की जो मेन बात आ जाती है ना, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। जब इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है तो आपसे अगर कोई रेट पूछे SN1 की, तो वो क्या हो जाएगी, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वहीं पर अगर मैं SN2 की बात करूं तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना 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 ना, इसमें बनती है तो एक ट्रांजिशन स्टेट। वो क्या होती है ना, मान लो एक कार्बन और हैलाइड के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो साथ ही साथ जब वो बॉन्ड इन बिटवीन ब्रेक हो रहा होता है ना, तभी साथ ही साथ नया जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कार्बन पे रिएक्ट करने लग जाता है और उससे अटैच होने लग जाता है। मतलब कि एक ही मोमेंट पे पुराने बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं और नए बॉन्ड बन भी रहा है। ऐसे टाइम पे कार्बन के आसपास इन टोटल 5 बॉन्ड्स होते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं। इसलिए SN2 रिएक्शन में जो SN1 रिएक्शन की रेट है ना, SN2 में एकदम उसका उल्टा होता है। क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए कि अगर लेस बल्कि कंपाउंड होगा ना तो जल्दी काम हो जाएगा। SN2 में हमें चाहिए कि जल्दी फुर्ती से काम हो जाए, इसलिए एकदम ऑपोजिट है SN1 की रेट से इसकी रेट। यहाँ पे मिथाइल हैलाइड में बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब ये नीचे जो कंपाउंड्स आ जाते हैं ना, ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछ रहा है नीट में भी और JEE में भी इवन। बेसिक आइडिया क्या है ना, मान लो कि आपको हेलोल्केन दे दिया गया, उसको KCN से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे देखो KCN, इन यहाँ पे पोटेशियम और साइनाइड के बीच में एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब ये एक सॉल्वेंट में टूटते हैं ना तो ये प्रॉपर अलग हो जाएंगे K+ और CN नेगेटिव में, इसलिए RCN एक साइनाइड मिल जाता है हमें एज अ प्रोडक्ट। पर अगर आप एक हेलोल्केन को AgCN के साथ रिएक्ट करवाओ ना तो आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, क्योंकि AgCN में ना सिल्वर और कार्बन के बीच में है एक कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये इजीली ब्रेक तो होता नहीं। और आपको पता है CN एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं, कार्बन से भी डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और नाइट्रोजन से भी। तो क्योंकि Ag और C का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो नहीं रहा होता, इतने में नाइट्रोजन जाके अटैक कर देता है, इसलिए हमें मिल जाता है एक आइसोसाइनाइड। अब
ये जो के NO2 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब एकदम ऊपर वाले से डिट्टो सेम करके मत लगा देना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। मान लो आपको एक हेलो अल्केन दे दी और आपको एक KNO2 दे दिया, यहाँ पे भी वही होगा। एक सॉल्वेंट में जब पोटेशियम और NO2 अलग होंगे तो प्रॉपर अलग हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो एटम जाके वो क्या कहते हैं रिएक्ट कर रहा होगा ना कार्बन से, वो ऑक्सीजन होगा। यस, ऑक्सीजन की साइड से डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए यहाँ पे ओ नाइट्रेटो करके हमें कंपाउंड मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने पहले न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया। वहीं पे अगर आप हेलोल्केन को रिएक्ट करवाओ AgNO2 के साथ, तो मतलब कि यहाँ पे सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इसलिए अब नाइट्रोजन को मौका मिल जाएगा जाके अटैक करने का, एंड इस केस में मिलेगा हमें एक नाइट्रो कंपाउंड। ये साइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन याद रखना यार, बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं लास्ट लास्ट पॉइंट पे। अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है आयोडीन और ब्रोमीन, और क्लोरीन यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ना 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 ना, क्लोरीन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो किसी को अगर वो वाला लॉजिक याद होगा ना कि लीविंग ग्रुप वाला लॉजिक, वो अगर सिर्फ वो वाला लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे तो वो सोचेंगे कि अरे सबसे ईजी लीविंग ग्रुप तो आयोडीन होता है, तो आयोडीन को चल जाना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे AgCN है तो मतलब कि आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। बट द थिंग इज़ नहीं, दोबारा देखो, आयोडीन और ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, इसलिए इनके जो बॉन्ड्स हैं उन पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा। वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड नहीं है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे कोई स्पीशीज़ जो एलिमिनेट होगी वो है ये क्लोरीन एटम, ये हटेगा और इसकी जगह पे आइसोसाइनाइड कंपाउंड आ जाएगा। वहीं पे एक लास्ट चीज़ और याद कर लो नोट के तौर पे, जब मेल्टिंग पॉइंट की कंपैरिजन करनी हो ऑफ डाई हेलो बेंजीन्स, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला और मेटा वाला। एक बार NCERT में जाके देखना, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था इसलिए एक बार NCERT में जाके देखोगे मिल जाएगा, और ये भी चीज़, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई होप ऑल दिस इज़ क्लियर टू यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।